हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु। मैं सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल बुक शीट नाउ पे। तो आज हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2023 के काउंसलिंग से रिलेटेड कि कैसे क्या आपको काउंसलिंग में गो थ्रू करना है, क्या प्रोसीजर रहता है काउंसलिंग का, चाहे वो स्टेट काउंसलिंग हो या ऑल इंडिया काउंसलिंग हो। क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि 15 जुलाई से आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है नीट यूजी की। क्या चीज़ें रहेंगी, कैसे क्या आपको प्रोसीड करना होता है, कौन कौन से कॉलेजेस में आपको देखना पड़ता है, स्टेट्स में आपको लुकआउट करना पड़ता है, कौन कौन से ओपन स्टेट हैं, कौन कौन से क्लोज स्टेट है, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो नीट यूजी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है कि इसमें आपको हर एक चीज़ मिलेगी फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक कि कैसे क्या प्रोसीड किया जाता है। क्योंकि नीट यूजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती है काउंसलिंग से रिलेटेड, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि आपके जो भी डाउट्स होंगे इसमें क्लियर आउट हो जाएंगे, चीज़ें आपको समझ आने लगेगी कैसे क्या काउंसलिंग की जाती है, क्या प्रोसीजर रहता है और कैसे क्या गो थ्रू करना होता है। तो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, जो कोई भी हमारे चैनल पर नया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे थ्रू काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए पेड सर्विसेज है, आप अवेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, वहाँ से जाके आप टेक्स्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हमारे काउंसलर से। चाहे आप इंडिया में एडमिशन देखना है तो इंडिया में हो जाएगा, अब्रॉड में देखना चाह रहे हैं, चाहे कोई भी कंट्री हो, लाइक रशिया, यूक्रेन तो अब खैर आदमी जा नहीं रहा है, बच्चे जा नहीं रहे हैं, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, आपके किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, बेलारूस, वियतनाम, पोलैंड, जहाँ पर भी बच्चा चाहता है वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा उनका। तो उसके लिए आप टेक्स्ट करिए, नॉमिनल फीस रहेगी, जो भी रहेगा आपको सारी चीज़ें हमारे काउंसलर द्वारा, एक्सपर्ट्स द्वारा बताई जाएंगी। तो खैर हमारा जो मेन टॉपिक है हम उस पर कंटिन्यू करते हैं, नीट यूजी की काउंसलिंग से रिलेटेड। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आपकी जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है वो क्या होती है और आपकी स्टेट काउंसलिंग में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जो आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है उसमें 15% गवर्नमेंट सीट्स उसके अंडर में आती हैं ऑल ओवर इंडिया की। 15% किसी स्टेट में, जैसे कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ या वेस्ट बंगाल की बात करता हूँ, इसमें जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उन सब की 15% सीटें जो रहेंगी वो आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाएगी। मतलब किसी कॉलेज में अगर 100 सीटें हैं तो उसकी 15 सीटें आपकी पार्टिसिपेट करेंगी ऑल इंडिया काउंसलिंग में। बाकी की जो 85% जो सीट्स रहेंगी आपकी गवर्नमेंट की, वो पार्टिसिपेट करेंगी उनके स्टेट काउंसलिंग में। तो ये डिफरेंस है आपका, जो आपको क्लियर आउट होते हुए दिखाई देगा। साथ ही साथ ये तो आपकी गवर्नमेंट की बात होगी। ऑल इंडिया 15% काउंसलिंग में आपकी गवर्नमेंट की 15% सीट्स इंक्लूड होती हैं और 100% सीट्स आपकी डीम्ड की इंक्लूड होती हैं। जितने भी आपके इंडिया में, ऑल इंडिया में जितने भी डीम्ड कॉलेज हैं उन सब की 100% सीट्स जो हैं वो आपकी ऑल इंडिया कोटा से ही आपके एडमिशन्स होते हैं। कोई भी उनके लिए स्टेट कोटास नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की अगर आप एडमिशन के लिए देख रहे हैं तो उसके लिए आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए ही गो थ्रू करना पड़ेगा, स्टेट काउंसलिंग का आपको इंतजार नहीं करना है, ठीक है। बाकी अगर मैं स्टेट काउंसलिंग की बात करता हूँ तो 85% आपके प्राइवेट मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट्स इंक्लूड होती हैं स्टेट में। साथ ही साथ आपकी 100% प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट्स इंक्लूड होती हैं आपकी स्टेट काउंसलिंग में। कोई भी स्टेट है उसमें प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं और आपके गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, ठीक है, और डीम्ड कॉलेज होते हैं। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उसमें 15% ऑल इंडिया में चली जाती है, 85% आपकी स्टेट काउंसलिंग में बचती है। प्राइवेट में 100% सीट्स आपकी स्टेट काउंसलिंग के पास रहती है और जो आपकी डीम्ड बचती है उसकी 100% सीट्स आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू अलॉटमेंट मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी काउंसलिंग की। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट काउंसलिंग में क्या अंतर होता है। तो जैसे कि जो स्टूडेंट्स ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है, या तो उसकी रैंक बहुत अच्छी आए, स्कोर उसका अच्छा आ रहा हो, 600 प्लस हो, 650 प्लस हो, तो वो वहाँ पर देख सकता है, वहाँ पर आपको अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। कोई भी क्लोज स्टेट में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, लाइक महाराष्ट्र हो गया वो आपका क्लोज स्टेट है, केरला हो गया वो आपका क्लोज स्टेट है, गुजरात हो गया वो आपका क्लोज स्टेट है। अगर आप वहाँ के लिए एडमिशन देखना चाह रहे हैं तो आप उसके थ्रू देख सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग में। या जिसकी रैंक अच्छी है और डीम्ड कॉलेज देख रहा है तो वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, या जिसकी रैंक कम है जिसको डीम्ड कॉलेज चाहिए। क्योंकि एज़ कम्पेयर टू अगर मैं बात करता हूँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, तो डीम्ड की जो फीस होती है वो कंपेरेटिवली थोड़ी हाई जाती है। चाहे वो DY पाटिल की भी आप ले लीजिए, MGM मुंबई ले लीजिए, इन सब की जो फीसेज हैं वो अराउंड 20 लाख 25 लाख पर ईयर ऐसे फीस जा रही है। तो इसका जो बजट है वो अराउंड 1 CR प्लस बजट आपका जाता है। इसलिए डीम्ड कॉलेज के लिए वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें, या तो उनका बजट अच्छा है
स्कोर कम है या स्कोर ज़्यादा कोई अच्छा कॉलेज ले रहे हैं, जैसे जामिया हमदर्द मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज है, भले उसकी फ़ीस आपकी 13-14 लाख के आसपास है, लेकिन डिमांडिंग कॉलेज है आपका, 550 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए तो आपको जामिया हमदर्द मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। बाकी आपकी मैं स्टेट काउंसलिंग की बात करता हूँ। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज क्लोज स्टेट ओपन स्टेट्स होते हैं आपके स्टेट काउंसलिंग में। सबसे पहले मैं बता देता हूँ ओपन स्टेट्स क्या होते हैं। ओपन स्टेट्स वो स्टेट्स होते हैं जहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनकी स्टेट की काउंसलिंग में। जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जितनी सीट्स होंगी उस पर पार्टिसिपेट करते हैं आपके ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट पे सिर्फ उसी स्टेट के डोमिसाइल स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और क्लोज स्टेट वो होते हैं वो सिर्फ अपने ही डोमिसाइल के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं आपके एडमिशन के लिए सिर्फ। जैसे केरला में जितने स्टूडेंट्स होंगे वही उनके स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो या आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो। अदर स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उनकी स्टेट काउंसलिंग में। ये तो बात हो गई आपकी ओपन और क्लोज स्टेट की। ओपन स्टेट में मैं आपकी बात करता हूँ कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। सबसे पहले आपका आंध्रा आता है, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश। सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद ये अपना खोल देते हैं, इससे पहले ये क्लोज स्टेट रहता है। ठीक है, 7 पे पौंडीचेरी आता है। पौंडीचेरी के बाद हमारा पंजाब आता है, राजस्थान आता है, सिक्किम आता है, तमिलनाडु आता है, तेलंगाना आता है, उत्तर प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, वेस्ट बंगाल आता है। ये टोटल 15 स्टेट्स हैं जो आपके ओपन स्टेट्स में आते हैं। बाकी जितने भी रिमेनिंग स्टेट्स आपके बचते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, ये सब आपके क्लोज स्टेट में आते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई ओपन और क्लोज स्टेट के बारे में। अब काउंसलिंग कैसे क्या प्रोसीड करी जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। ऑल इंडिया कोटा 15%, स्टेट कोटा समझा दिया मैंने आपको। ओपन और क्लोज स्टेट में डिफरेंस बता दिया, कौन कौन से स्टेट आते हैं ये भी बता दिया मैंने आपको। काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होता है वो समझिए। सबसे पहले आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट होती है 15% वाली। वो जब फर्स्ट राउंड उसका कंप्लीट होता है उसके बाद आपकी स्टेट जितने भी स्टेट हैं उन सबकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, जब तक फर्स्ट राउंड का ऑल इंडिया कोटा का आपका रिजल्ट नहीं आता तब तक आपकी स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होती है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, बच्चे ऑल इंडिया में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्टेट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सबकी अलग अलग सिक्योरिटी होती है, वो आपको फीस सबमिट करनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करनी पड़ती है। आप 1, 2, 4 जितने भी स्टेट में पार्टिसिपेट करना चाहें कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होता उसमें। ठीक है, चाहे आप ऑल इंडिया भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, कोई इशू नहीं रहेगा, चाहे जितने स्टेट आपको करना चाहें। लेकिन अगर हम स्मार्ट काउंसलिंग की बात करते हैं तो उसमें आपको सिर्फ लिमिटेड स्टेट्स में ही पार्टिसिपेट किया जाता है, क्योंकि हर स्टेट्स में सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। जिससे किसी कॉलेज में स्टेट में 2 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट है, किसी में 2.5 लाख का है, किसी में 1.5 लाख का है, 1 लाख का, ऐसे करके। तो उसको आप वॉइस काउंसलिंग नहीं कहेंगे, स्मार्ट काउंसलिंग नहीं कहेंगे। उसमें क्या है कि आपके पैसे अदर स्टेट्स में जैसे आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें आपके पैसे फंस रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वहाँ की सीट नहीं मिलती तो वो पैसे आपके फंस गए। 1 महीना, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब भी हो वो रिटर्न होते हैं। कभी कदा वो मर भी जाते हैं पैसे आपके। ठीक है, तो उसको स्मार्ट काउंसलिंग नहीं कहते। स्मार्ट काउंसलिंग उसको कहते हैं कि आपने ऑल इंडिया का फॉर्म भर दिया और आपने कुछ स्टेट्स, एक आपकी जो डोमिसाइल वाला स्टेट है उसको भर दिया, और आपको जहाँ पर लग रहा है कि आपको सीट मिल सकती है, जिस पर्टिकुलर स्टेट में सीट मिल सकती है वो वाला स्टेट भर दिया। 3 स्टेट बहुत ज़्यादा भरे जाते हैं तो उसको स्मार्ट काउंसलिंग कहा जाता है। समझ रहे हैं? उसके लिए आपको एनालिसिस करनी पड़ती है, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, और अपने रैंक स्कोर के हिसाब से कॉलेज डिसाइड करना पड़ता है, वह स्टेट डिसाइड करना पड़ता है। राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड, ये 3 राउंड तो होते ही होते हैं। उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड आ जाता है। अगर मॉपअप के बाद भी कोई सीट बचती है तो स्टे वैकेंसी राउंड आ जाता है। स्टे वैकेंसी राउंड के बाद अगर भी सीट बच जाती है, कुछ ज़्यादा सीट होती हैं, तो फिर आपके स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होता है। मेनली ये 4 राउंड तो होते ही होते हैं। ठीक है, चाहे आपकी स्टेट में हो या आपकी ऑल इंडिया में हो, ये 4 राउंड आपके होंगे। कौन सा? राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड। ठीक है, राउंड 1 में पार्टिसिपेट करिए, जिसको कॉलेज मिल गया वो अपग्रेडेशन में जा सकता है, या वही कॉलेज लेके साइड हो सकता है काउंसलिंग से। फिर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते किसी भी काउंसलिंग में। अपग्रेडेशन में जाएंगे। सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज अगर अपग्रेड हो जाता है, कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो आप उसको ले सकते हैं, और ये वाले कॉलेज हट जाता है आपका। ठीक है, अगर नहीं कोई अच्छा कॉलेज मिलता है तो आपको यही कॉलेज मिल जाता है और आपकी काउंसलिंग यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये न्यू रूल है आपका एमसीसी की काउंसलिंग का, ध्यान रखिएगा। राउंड 2 तक अगर सीट आपको मिल गई है, किसी भी कॉलेज में मिल गई है, या अपग्रेडेशन के बाद मिल गई है,
तो राउंड 2 में ही आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, चाहे किसी भी स्टेट की बात हो या ऑल इंडिया की बात हो। मॉपअप राउंड में वही स्टूडेंट जाता है जो पहले से रजिस्ट्रेशन करके बैठा है, जिनको सीट नहीं मिली है, या न्यूली कुछ स्टेट्स में होता है मॉपअप राउंड पे रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाते हैं, वो ओपन करके मॉपअप राउंड में जा सकते हैं। मेनली वही स्टूडेंट जा सकता है जिनको सीट नहीं मिलती है, ये चीज़ याद रखिएगा हमेशा। तभी काउंसलिंग करिए, दिमाग से रूल्स एंड रेगुलेशन जरूर दिमाग में ध्यान रखिए, ठीक है। मॉपअप में गए, मॉपअप में सीट जहाँ जहाँ जो कॉलेज में बच रही है वहाँ पर पार्टिसिपेट किया, अगर सीट मिल गई तो वेल एंड गुड है, आपकी काउंसलिंग खत्म। मॉपअप में नहीं बच रही है सीट, आपका सीट नहीं मिल रही है, तो फिर आप अदर जो स्टे वैकेंसी राउंड है वहाँ पर आप पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका नीट यूजी 2023 की काउंसलिंग का। डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू पीजी काउंसलिंग में। नॉर्मली डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आपके लगते हैं 10-12 की मार्कशीट, आधार कार्ड, आईडी प्रूफ जिसको कहा जाता है, जिसमें आपका पैन कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वो भी हो सकता है, ठीक है। नीट स्कोर कार्ड, नीट एडमिट कार्ड ये आपके लगते हैं, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपके कोई कास्ट हो, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी, ठीक है, उनके लिए ये आपको फ्रेश बनवा के रखने होते हैं, मतलब अभी लेटेस्ट के। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो प्लीज़ अभी अप्लाई कर दीजिए, वेल एंड गुड रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगते हैं, किसी भी अपने डोमिसाइल में अगर आप काउंसलिंग करते हैं स्टेट काउंसलिंग में तो उसमें लगते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने पड़ते हैं, ये भी आपको फ्रेश जल्द का ही रेडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके मैंडेटरी है, प्लस 7-8 फोटोग्राफ लगेंगी पासपोर्ट साइज, ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके काउंसलिंग के टाइम पे। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप अपडेट कर लीजिए। बाकी प्रोसेस आपको बता दिया है। कोई दिक्कत हो, कोई क्वायरी हो, एडमिशन लेना चाहते हो, समझ नहीं आ रहा हो तो हमारी सहायता ले सकते हैं। नॉमिनल फीस है वो पे करिए, माई काउंसलर एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कैसे क्या गो थ्रू करना है। या किसी अदर कंट्री में आप एडमिशन के लिए देख रहे हैं या आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो आप नेपाल जैसी कंट्री देख सकते हैं, जहाँ वहाँ पर सेम प्रोसेस है जैसे आपका इंडिया में होता है। प्रोसेस इन द सेंस पढ़ाई जो है वो सेम है, जो इंडिया की होती है सेम वही पढ़ाई आपकी नेपाल और बांग्लादेश में मिल जाती है। नेपाल का जो बजट जाता है वो अराउंड 47 लाख टू 60 लाख, 70 लाख, 75 लाख तक कंप्लीट हो जाता है विद हॉस्टल। मिनिमम पैकेज जो है वो आपका 47-50 लाख का है, जिसमें हॉस्टल इंक्लूड है, और जो वेरी करता है वो 70 टू 75 लाख तक वेरी करता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा कॉलेज आप लेते हैं नेपाल में। बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो 30 लाख से स्टार्ट होता है आपका, मतलब $30,000 USD डॉलर से स्टार्ट होता है और वेरी करता है $45,000 $50,000 तक, ठीक है, जिसमें आपका हॉस्टल इंक्लूड रहता है। बट मैस आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, जो कि आपका पर मंथ 2 से 3 हज़ार रुपये टाका पड़ता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, महंगा। बाकी अदर कंट्री देखेंगे तो वहाँ पर भी आपका एडमिशन करा दिया जाएगा। होप करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।